क्वेश्चन नंबर 5 है ये, स्टैंडर्ड मैथ का है, ठीक, क्लास 10th के लिए। इसमें क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 30, यानी पहले 3 टर्म का जो सम है वो कितना है, 30 है। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 36, और लास्ट 3 टर्म का जो 3 है, लास्ट की जो 3 टर्म है उनका जो सम है 36 है। अब आपसे कह रहा है कि पहला टर्म जो है वो मेरा 9 है। तब आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म है। हिंदी वाले देख लें, एक समांतर श्रेणी में एपी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है, 30 है। इसके अंतिम 3 पदों का योगफल कितना है, 36 है। यदि इसका प्रथम पद 9 है तो इसके पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके बिहाफ पे हम क्या बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले 3 पद जो एपी में होंगे क्या होंगे, मान लेते हैं पहला पद ए है, दूसरा पद क्या है, पहला टर्म हमारा ए है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, पहला ए हो गया, दूसरा ए प्लस डी हो गया, तीसरा ए प्लस 2d हो गया, और चौथा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो n टर्म है कितना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माने हैं कि n टर्म है उसमें। ठीक है, इसके एक पहले कौन सा टर्म होगा, इसके एक पहले हो सकता है a प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2, यहाँ पे 1 है तो 2 घटा दो यहाँ पे, डी। इसके पहले कौन हो सकता है, इसके पहले हो सकता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 की कितना करोगे, यहाँ पे 2 कर चुके हो, ये कितना किए थे यहाँ पे। अगर देखा जाए तो इसके इसके पहले कौन सा होगा, इसके पहले होगा a प्लस एन माइनस, ये 1 हो चुका है तो 2 आगे लगा दो। ठीक है, ये डी हो जाएगा, प्लस इसके पहले कौन हो सकता है, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक, तो ये हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे लिख दे। तो इसके पहले क्या हो सकता है, a प्लस एन माइनस 3, ये 3 टर्म इसके हो जाएंगे, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा देखो, इसने बोला है क्या कि स्टार्टिंग के 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना है, 30 है, और लास्ट के 3 टर्म उनका सम कितना है, 36 है। तो हमने आपको ये सीरीज बना दी कि ये कहानी होगी। हमने स्टार्टिंग के 3 टर्म ले लिए, और मान लेते हैं कि n टर्म है तो उसके लास्ट के 3 टर्म ले लिए। इनका सम कितना दिया है, पहले तीन का सम कितना है, पहले 3 का सम कितना है, ए प्लस डी और a प्लस 2d, इसका सम कितना है, 36, सॉरी 30 है, 30 दिया गया ना, पहले 3 का 30। इसके बाद लास्ट के 3 का a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, दूसरा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, तीसरा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर n टर्म है तो उसके लास्ट के 3 टर्म ये होंगे, इनका सम कितना है, 30 है। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो। पहली इक्वेशन को जो इसको अरेंज करोगे कितना आएगा, 1 2 3, कितने ए हैं, 3 ए हैं। डी कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3d हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 3d, ये 3d हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा, 30 के। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 10। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इसको देख लो, यहाँ पे कितने a, एक ए, 2, 3 ए हो गए, यहाँ पे 3 है प्लस। अब यहाँ से d कॉमन ले लो, इससे इससे और इससे, सबसे d कॉमन ले लो। तब d कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, ये बराबर किसका आ जाएगा, 36 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको जब इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे, या इसको अभी और सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कर सकते हो 3a प्लस डी
ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 2 3, 3 एन आ जाएंगे, और माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएंगे माइनस का 6। ये बराबर किसका आ जाएगा, 36 के। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई। इसके अलावा हमें क्वेश्चन भी दिया गया है कि उसका पहला टर्म, जो फर्स्ट टर्म है, यानी ए की वैल्यू आपको दे दी गई है। ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। ए की वैल्यू 9 का यूज करो यहाँ पर। ए बराबर कितना हमारे पास 9 गिवन है। जब ए बराबर 9 गिवन है, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो जाएगी। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में 9 रख दो। जब इक्वेशन फर्स्ट में 9 रखोगे तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली। इसे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए की जगह 9, डी हमको पता नहीं है, और 10। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब डी की वैल्यू 1 आ गई तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इक्वेशन सेकंड पे ए और किसकी, ए की और डी की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा 3, ए की जगह 9 है, ठीक है, डी की जगह 1 है, एन की जगह कितना है पता नहीं, इसी को निकालना है, -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 27 होगा, 27 इसमें घटा देंगे तो 3n माइनस डी, सॉरी -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस 27, यहाँ बचेगा 9। तो यहाँ से 3n इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको -6 को इधर ले जाओगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी 5। यही हमारा आंसर है। अगर टर्म की बात की जाए तो कितने हैं, 5 हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 व्हेन 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखो, एक डाई को फेंका जाता है तो कितने पॉसिबिलिटी हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब 2 डाई को फेंका जाएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने पॉसिबल हैं, या टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, कितनी बार फेंका गया है, 2 बार। तो एक में कितने आने की पॉसिबिलिटी होती है, 2। तो जितनी बार फेंका गया, एक में आने की पॉसिबिलिटी 6 होती है। किसी पासे को फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है ना, तो इसमें 6 आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन 2 बार फेंका गया है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएंगी, 36। अब इसने बोला है कि पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसकी जो डिजिट निकल के आएंगी दोनों बार में, उनका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी हमने पासे को रोल किया, पहली बार फेंका उसमें 4 आ गया, ठीक, फिर दूसरी बार फेंका तो उसमें कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये सम हो गया ना 4 8। ऐसा ही हमको चाहिए कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, सॉरी 8 आना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक। अगर पहले पासे को हमने फेंका उसमें क्या आया, 2 आ गया, और दूसरे में क्या आ गया, 6, तो ये हो सकता है सम हो जाए 8। एक केस ही हो सकता है। पॉसिबल में लगाया है कि हमारे पास जो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस तो निकाल चुके हैं। क्या है कि पहले को हमने फेंका उसमें 6 आ गया, 2 आ गया, दूसरे को फेंका उसमें 6 आ गया, ये काम हो गया। फिर उसके बाद पहले को फेंका 3 आ गया, दूसरे को फेंका 5 आ गया, तब भी 8 आ गया। पहले को हमने फेंका उसमें 4 आ गया, दूसरे को फेंका उसमें 4 आ गया, ये भी सही पॉसिबल है। इसके बाद पहले को फेंका उसमें 5 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद पहले को फेंका उसमें 6 आ गया, दूसरे में 2 आ गया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ये 5 तरीके हैं जिससे हमारे पास जो डिजिट आएगी उनका सम कितना आएगा, 5 आएगा। तो बस हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, 5 पॉसिबल है 36 में, तो ऑप्शन डी। अगर किसी को ज़्यादा है कि नहीं समझ में आया तो देखो इसका टोटल सैंपल स्पेस बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक। सबसे पहले क्या क्या आ सकता है, जब हम पासे को फेंकेंगे जो टोटल सैंपल स्पेस है क्या होगा, एस होगा। पहले पासे को हमने फेंका, पहले पासे को फेंका 1 आया, दूसरे में क्या गया, 1 आ गया एक बार। पहले को फेंका 1 आया, दूसरे को 2 आ गया। पहले में 1 रहा, दूसरे में 3 आ गया। पहले में 1 रहा, दूसरे में 4 आ गया। पहले में 1 रहा, ठीक, दूसरे में क्या आ गया, पहले में 1 रहा, दूसरे में 5 आ गया, ये भी हो सकता है। पहले में 1 रहा, दूसरे में 6 आ गया, ये भी हो सकता है। ये हो गया जब हमारे पास पहली पोजीशन पे क्या हो गया कि 1 फिक्स है मेरा, पहली पोजीशन पे 1 फिक्स है। अब पहली पोजीशन पे 2 फिक्स कर देते हैं, फिर वेरी करा देते हैं। 2 फिक्स रहा, 1 आ गया, 2 आया, 2 भी आ गया, फिर इसका 2 आया, 3 आ गया, फिर इसका 2 आया, 4 आ गया,
तो इसका पहले में 2, फिर दूसरे में 5, फिर पहले में 2, दूसरे में 6। इसके बाद देखो, ठीक, पहले में 3 रहा मेरा, दूसरे में 1 रहा, पहले में 3, दूसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में भी 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6। ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद पहले में हमारा क्या रहेगा, पहले में हमारा 4, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 5, पहले में 4, दूसरे में 6। ठीक, अब इसके बाद क्या है, पहले में हमारा 6 5 रहा, पहले में हमारा 5 6 रहा, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5 रहा, दूसरे में 5 रहा, पहले में 6 5, दूसरे में 6, ये भी रहा, ये भी पॉसिबल हो गया। ये टोटल सैंपल स्पेस आपको निकाल के हम दिखा रहे हैं। पहले में 6 फिक्स किया, दूसरे में 1, फिर पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5, और पहले में 6, दूसरे में भी 6। अब इनको काउंट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस 36 आ जाएंगे। कितना आएंगे, 36। तो इनको जब काउंट करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि वो बताने हैं जिनमें दोनों डिजिट हैं उनको ऐड कर दिया जाए तो उनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। ये देखो क्वेश्चन ने बोला कि उनकी डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8। ये वाला हमको देखना है। चलो देखते हैं फिर। अगर इसमें पहले में आ जाओ तो इसमें कोई भी, पहली लाइन में जो पहली हमारी रो है इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है कहीं कोई नहीं मैच करा। दूसरे में हमें मिल गया ये, जिसमें सर्किल लगाएंगे वो केस बनेंगे। तीसरे में आ जाओ तो तीसरे में हमें ये वाला मिल जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक, फिर चौथे में आ जाओ तो इसमें ये मिल जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करोगे 8 आ जाएगा। फिर पाँचवें में ये मिल जाएगा और छठे में ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटी हैं जिनमें जो डिजिट का सम है वो कितना आया है, 8 आया है। तो बस हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 5/36। टोटल कितने हैं, 36 हैं, उसमें पॉसिबल कितने हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -1 3 बी क्या है 2,4 कट द वाई एक्सिस। ठीक, ये क्या करता है, वाई एक्सिस को कट करता है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, आपको ए दिया जा रहा है और बी दिया जा रहा है। कट द वाई एक्सिस एट 0,5 0,-5 0,4 और 0,-4, ये आपको दिया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि लाइन सेगमेंट जो है वो कहाँ पे होगा। देखो याद रखना, इसमें जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये होगा जो भी कट होगा इनका वो इनके मिड पॉइंट पे होगा, यानी जो लाइन की डिस्टेंस होगी दोनों ही पॉइंट से सेम होगी। वाई एक्सिस की बात की जा रही है, हमारा वाई एक्सिस ये होता है ये वाला, और ये एक्सिस ये होता है। बाइसेक्टर किया जा रहा है वाई एक्सिस पे, यानी अगर यहाँ से हम काटेंगे तो ये जो पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, y की कुछ वैल्यू होगी। लेकिन जब बाइसेक्टर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये P पॉइंट है, यहाँ पर A दिया तो A मान लो, अगर ये A पॉइंट है हमारा और ये B पॉइंट है, ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा के लिए फिक्स रहेगी, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी। यानी ये D है तो ये भी D रहेगी, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि दो पॉइंट से पास होने वाली डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें और दोनों को इक्वल कर दें, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारे पास गिवन मान लो, ठीक, ये हमारे पास पहला y है, ये y डैश है, ये x है,
एक्स है सॉरी, ये एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। इसके ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसने बोला है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सॉरी, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा वाई, यही हमको फाइंड करना है। इसके जो पॉइंट है उसको लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट हमारे पास -3 और -1 और 3 है। क्या है, -3 सॉरी -1 और 3 है। दूसरा क्या है, 2 और 4 है। तो हम इसको लिख देते हैं क्या, -1 और क्या था, 3 था, -1 और 3। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बी है। ये पॉइंट कितना है, 2,4, 2,4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है डिस्टेंस लगा के। बस हमें क्या करना है, क्योंकि इनके बीच की अगर बाई सेक्टर है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वल होगी। यानी अगर ये डिस्टेंस ए है, मान लो ये क्या है हमारे पास ओ, तो ए ओ डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी डिस्टेंस का स्क्वायर। बस इसी को हमारा यूज करना है और बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताएंगे, डी इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका यूज करना है यहाँ पर और बराबर करना है। चलो फिर करते हैं। तो पहले पॉइंट कौन है हमारे पास, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ए ओ के लिए क्या क्या पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ए और ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है, ये माने हम जो। चलो फिर यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0, 0 - 1, ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस, इसके बाद y -3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बराबर होगी किसके, यहाँ पे आ जाओ, ये वाली डिस्टेंस पे ओ बी में 0 हमारा 2 क्या है, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 y 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल कर दो, ठीक है। ये इक्वल कर दिए हम। यहाँ स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हम पहले स्क्वायर लगा चुके हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट हट गया इनका। अब इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 9 स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 6y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉरी 8 आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 8y हो जाएगा। कैसे आया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से y से ये y कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे 4 है, ये 9 और 4 सॉरी यहाँ पे माइनस का 6y है, यहाँ प्लस का सॉरी यहाँ पर भी माइनस का है, दोनों माइनस के है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6y, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 20, यहाँ माइनस का 8y, ठीक है। अब इसको उस तरफ भेज दो राइट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 8y माइनस का 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 9। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 11। यहाँ y की वैल्यू हमारे पास बचनी चाहिए, एक 1 ये भी है, इसको भी लेके आओ यहाँ पे। तो इसको लेके आओगे तो प्लस का 1 तो यहाँ बाकी रह गया, तो माइनस का ये भी हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,5, कहीं है 0,5 ऑप्शन में, 0,5 ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं। इसमें क्या है, इफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल बना रहे हैं हम। एक ट्राइंगल हमारा क्या है ABC, ये हमारा B है, ठीक है। यहाँ से A हो जाएगा और यहाँ से C हो जाएगा, ABC ट्राइंगल बन गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास जो, इसको लिखो, दूसरा ट्राइंगल क्या है QR, या ये R हो जाएगा, ठीक है। PQR
ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, तो ये पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि अगर ये कंडीशन हमारे पास दी गई है, यानी ये कंडीशन क्या है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये कंडीशन होती है, यानी कि इसकी साइड, ये वाली साइड इसके साथ रेशियो में है, किसके साथ रेशियो में, सॉरी इधर वो नहीं मिल रहा, बाकी मिल रहा, इसको फिर से बना दे जरा। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो ए बी है किसके साथ रेशियो में है, यहाँ पे नीली होगी वहाँ पे नीला, उसको समझना होगा सिमिलर। ए बी किसके साथ है, ए बी जो है हमारे पास क्यू आर के साथ, क्यू आर कहाँ पे है, ये इसके साथ है। इसके बाद बी सी, बी सी कौन सी है, बी सी के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ब्लैक, डबल लाइन बना देंगे। बी सी, बी सी किसके सिमिलर है, पी आर के, सॉरी पी आर यहाँ पे है, पी आर की डायरेक्शन ये है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि ये कब हो सकता है, सिमिलर है, तो याद रखना ये एंगल अगर हमारे पास क्या है, बी है, ये एंगल क्या है, आर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनका एंगल बी और एंगल आर बराबर हो, क्योंकि इसी पॉइंट से हमारा ए बी भी जा रहा है, इसी पॉइंट से बी सी जा रहा है, इसी प्रकार हमारे ई इस पॉइंट से पी जा रहा है, इस पॉइंट से क्यू जा रहा है, तो इसलिए जो एंगल होगा बी वाला बराबर होगा। अब ये वाला देख लो, इसमें क्या है, अ लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर, किसकी, ट्रायंगल की, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, अब इसके बाद इंटरसेक्ट करा देते हैं। ठीक है, किस ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसने बोला है कि एल, ये एल है, ठीक है, ये एल है मेरी लेंथ। इसने क्या बोला है, पी क्यू आर एल जो इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, एल और एम पे, ये एल मान लो, ये एम मान लो। और इसके बाद ये बता दिया है कि जो एल एम है, यानी ये जो लेंथ है ये पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है कंडीशन के हिसाब से। पी एल की वैल्यू कितना दी गई है, पी एल की वैल्यू 7.5। अब इसमें दिखाओ पी एल कहाँ पे है, पी एल यानी ये वैल्यू दी गई है 5.7, इतनी वैल्यू दी गई है। ठीक, इसके बाद क्या है, पी क्यू यानी टोटल, टोटल कितनी दी गई है, 15.2 दी गई है। इसके बाद क्या है, एम आर, एम आर कहाँ है, ये है, ये कितनी है, 5.5 है। इसके बाद पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ पी एम, ये लेंथ पूछा गया है, ये एक्स मान लो, इसकी पूछी गई है। ठीक, तो इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो ये ट्रायंगल एक हो जाएगा छोटा वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल है। ठीक है, तो सिमिलर के ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल, यानी छोटे वाला ट्रायंगल क्या है, पी एल एम, क्या है, पी इन ट्रायंगल, पहले बड़ा वाला लिख दो, ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर बड़ा ट्रायंगल होगा, छोटा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी एल, ट्रायंगल पी एल एम। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा के आंसर कर देते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, 15.2, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है, ये वाला साइड अगर देखेंगे, ये बी पी क्यू, ठीक है, पहले हमने पी क्यू लिख दिया है, तो कितना आया, ये आया, उसको सीधे लिख दिया। फिर उसका पी एल यानी ये वाली लाइन, ये कितनी है, 57 पॉइंट, सॉरी 5.7 इक्वल टू। अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी बड़ी वाली लाइन ले लो इस साइड पे, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कितना है, 5.5 है, और ये प्लस एक्स, तो दोनों का एडिशन ये वाली साइड है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 प्लस एक्स, डिवाइड किससे करोगे, ये वाली साइड से, सॉरी ये एक्स से, क्योंकि हमको छोटे वाली साइड चाहिए ना। फिर ये कितना है, एक्स है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 19 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ये हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8x, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 और 16 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 3x आ जाएगा।
अब यहाँ से इसको घटाओगे तो 5x बचेगा, 5x में आ जाएगा 16.5। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, फिर उसका फिर 3 बचेगा। ये ऑप्शन डी। ठीक, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना था और कुछ नहीं था इसमें। डायग्राम अगर बना के अगर अलग अलग दिखाना हो तो अलग अलग दिखा देना। पहले छोटा वाला ट्रायंगल बना देना, क्या पी एल एम, इसको अलग दिखा देना। इसकी साइड कितनी दी गई है 5.7, ये हमको पता नहीं है, इसको x मान लिए। अब बड़े वाले ट्रायंगल को बना दो। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, इसको बता देना पी क्यू आर। ये कितनी साइड, ये टोटल साइड जो हो जाएगी हमारे पास, इसकी टोटल हो जाएगी 15.2, और इसके बाद ये टोटल जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5.5 प्लस एक्स। अब दोनों का रेशियो लगा दोगे आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो इसको देख लेना डायग्राम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, इफ द टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। इसमें देखो क्या है, देखो दो टेंजेंट किसी सर्किल में कहाँ से खींची जा सकती है, दो टेंजेंट किसी भी सर्किल में बाहर से ही खींची जा सकती है, अंदर से कभी नहीं खींची जा सकती। तो हमें यह याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे खींची गई टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, सर्किल है। ठीक है, ये हमारे पास सर्किल है। ठीक, इस पॉइंट को, ये सेंटर है इसका, क्या है सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये हमको नहीं पता, कितनी हो कुछ भी हो, लेकिन ये पता है कि इनकी जो रेडियस है कितनी है, रेडियस हमको पता है कितनी है, क्वेश्चन ने दिया है रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं एक टेंजेंट यहाँ से खींची गई, यहाँ पे टच हो गई, दूसरी टेंजेंट जो है, दूसरी टेंजेंट यहाँ से खींची गई, वो यहाँ पे आगे टच हो गई। ठीक है, ये टच हो रही है, इसलिए बोला है कि जब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे जो एंगल बना रही हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे मिलाया जाता है ये क्या होगा, ये हमारी रेडियस होगी। रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इसको भी मिलाओगे तो सेम बात, ये भी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब याद रखना टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है सर्किल को, वहाँ से एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली जो डायमेंशन होती है, जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, हाइपोटेनस होती है। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा इस ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या किसी एक ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ट्रायंगल पी, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ट्रायंगल पी ए बी, पी ओ, क्या लगाओगे ट्रायंगल पी ए ओ, इस पे लगा दें, या फिर ट्रायंगल पी बी ओ, किसी एक ट्रायंगल पे लगा दो। टेन कितना लगाओगे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके सामने की डायमेंशन क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है ये पी ए, क्योंकि ये बेस हो गया, यही हमको निकालना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√, टेन 30 की वैल्यू पहले लिख दो, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई पी ए, पी ए, यही हमारी लेंथ है टेंजेंट की, दोनों की लेंथ सेम है पहली बात। तो यहाँ से हमारे पास पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ए की वैल्यू आ जाएगी 5√3। तो ऑप्शन देख लो, वही आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, कहाँ गया, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डी, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको सॉल्व करो। तो वो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हो ना, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लो तो नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में बी 1 माइनस साइन थीटा है। ये हमारा बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए माइनस बी और
ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे बन गया। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या रख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा एक कट जाएगा, एक बच जाएगा कॉस थीटा, तो आंसर हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन 11 वाला बच गया है, इसको देख लो। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस स्पेस बाकी है काफ़ी। यहाँ एंगल की वैल्यू फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे क्या है, tan ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना √3 है, सॉरी 3 है। tan ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 cot ए है। अब हमारे पास ये पता है कि cot ए जो होता है हमारा, वो बराबर होता है tan ए के, 1 बाई tan ए। cot ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ए, इसका यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाई tan ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब यहाँ से निकालोगे tan ए की वैल्यू, tan ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो यहाँ से tan ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan ए की वैल्यू आ जाएगी, देखा जाए तो प्लस वाला अगर लेंगे तो ये आ जाएगा √3। tan ए √3 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी। ठीक, अगर माइनस वाला कोई और ऑप्शन दिया होता तो इसका देखा जाता, फिलहाल ये इस पे ही दिया हुआ था। अब अगला देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन कौन क्या है, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो कि 14 मीटर की है। ठीक है, लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल के टॉप पे पहुंच जाती है। इफ द लैडर मेक, यानी सीढ़ी बनाती है एंगल कितना, 60 डिग्री विद द वॉल, देन हाइट ऑफ द वॉल। अब आपको हाइट बताना है। ये क्या है, सीधा सा है कि ये सीढ़ी हमारे पास वॉल है। ठीक है, ये वॉल है, यहाँ से एक सीढ़ी लगाए हुए हैं, सीढ़ी जो है हमारे पास ग्राउंड से लगी हुई है। ठीक, ये सीढ़ी है, ये हाइट, इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट इसकी है, मान लेते हैं, इसकी हाइट हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है जो कि हाइट फाइंड भी करना है हमको। लेकिन इसकी जो लंबाई है किसकी, सीढ़ी की, ये दी गई 14 मीटर। अब हमको क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टेन, सॉरी साइन, साइन का लगाएंगे तभी बन पाएगा, टेन का लगाएंगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट। साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। इसके सामने की डायमेंशन कितना है, लम यानी एच, और जो बेस कितना है 14। ठीक है, यहाँ पे साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये h डिवाइड बाई 14, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 7। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7√3। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें 14 नंबर। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 112, क्या है 112 दैट ऑफ कंप्लीट सर्किल, देन द एंगल ऑफ सेक्टर। देखो, जब एरिया की बात की जाए, अगर सर्किल का एरिया की बात करें हम, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है, ये होता है πr²। ये कब होता है, जब पूरा चक्कर घूम जाता है सर्किल, यहाँ से स्टार्ट होके जाएगा, ये पूरा चक्कर लगा देगा, यानी ये 360 में होता है। किस में होता है, 360 डिग्री के लिए इतना एरिया होता है। कितना एरिया होता है, इतना एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे जो अब कहानी है, 360 के लिए तो एरिया हमको पता चल गया कि 360 डिग्री जब घूमता है तो उसका एरिया कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, अब हमको चाहिए कि अगर एरिया कितना हो जाए,
एरिया हो जाए इसका 1/12, यानी जो भी एरिया है उसका 1/12 हो जाए। ठीक है, एरिया 1/12 हो जाए तो इसके लिए एंगल कितना बनेगा, ठीक, इसका हमें चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर हो जाए 1/12, क्योंकि हमारे पास जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसका एरिया कितना होता है 360, 360 होता है। तो इसलिए हमें इतने के एरिया के लिए कितना सर्किल चाहिए ये पता करना है। तो 360 को इसको डिवाइड कर दो किससे, 1/12 से। ठीक है, इसको जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6/2 आ जाएगा, फिर इसका 2 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, यानी जो एंगल बन के आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास एंगल चाहिए होता है कि कितना बनेगा तो टोटल एरिया चाहिए होता है। तो अगर 360 डिग्री के लिए बात की जाए तो 360 डिग्री में एरिया कितना होता है, ए होता है। ठीक है, अब हमें थीटा चाहिए किसके लिए, थीटा हमको चाहिए जब एरिया हमारा कितना हो जाए, टोटल एरिया का 1/12 हो जाए, ये हो जाए, इसके लिए हमें थीटा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, एरिया हमारे पास कितना हो गया है 1/12 हो गया है। तो हम इसको ऐसे लगा सकते हैं कि ए के लिए हमारे पास कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए हमारे पास हो जाएगा 360 डिवाइड बाई कितना, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसके लिए चाहिए, ए डिवाइड बाई 12 के लिए। तो इसको क्या करोगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ ए, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये इसको जब काटेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाई इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना एरिया बनेगा। देखो जब मिनट हैंड की बात की जाए तो उसकी जो लेंथ है वही उसकी रेडियस है, किसकी, जो घड़ी है उसकी जो रेडियस है कितना है, मिनट हैंड दिया गया है। तो इसकी मिनट हैंड वाली घड़ी जो है उसकी जो लेंथ दी गई वही उसकी रेडियस मानी जाएगी। ये कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये सर्किल में घूमता है, जब ये सर्किल में घूमेगा तो सर्किल में घूमने के लिए एक एक घंटे में क्या होता है, पूरा चक्कर लगाता है। एक घंटे का मतलब है कि एक घंटे में कितना घूमता है 360 डिग्री, 1 आवर में, 1 आवर, 1 आवर में जो है ये घड़ी वाली जो सुई है बड़ी वाली घंटे वाली पूरा चक्कर लगाती है, तभी 360 डिग्री घूम पाती है। ठीक है, ये कितना आया 360 डिग्री, कब आया, एक घंटे में। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को ऐसे लिख देंगे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितना घूमा 360 डिग्री। अब इसके लिए एक मिनट में निकाल लो, एक मिनट में कितना घूमेगा, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, 360 डिग्री डिवाइड बाई 60, तो कितना आएगा, एक मिनट के अंदर आ जाएगा 6 डिग्री, यानी एक मिनट में घूमता है 6 डिग्री। इसलिए इसलिए 10 मिनट में कितना घूमेगा, 10 मिनट में घूमेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कितना हो जाएगा इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 10 मिनट में 60 डिग्री घूमेगा। अब हमें क्या करना है, इसी के लिए एरिया निकालना है, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारे पास पता चल गया कितना 60 डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री में 10 मिनट में कितना घूमता है 60 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, पाई, पाई की वैल्यू कितने रखो 22/7। इसके बाद ये क्या है, रेडियस कितना 21 इंटू 21, इसको काटेंगे कितना जाएगा 3। ठीक है, इसको यहाँ से काटेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 6×6 36। ठीक, इसको फिर 3 से काट देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर इसको 2 से काट देंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर हो जाएगा 21 इंटू 11, जब मल्टीप्लाई करोगे 231 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लगना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक बॉक्स कंटेन रखे कार्ड, कौन से, नंबर 6 से स्टार्ट होता है और 50 तक है। अ कार्ड, एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैव द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसको यहाँ पे कर लेते हैं हिंदी वाले में, क्योंकि जगह यहाँ पे है। तो इसमें क्या है कि एक डिब्बे में कार्ड रखे गए हैं जिनकी संख्या कितनी है 6 से लेके 50 तक, यानी इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक, 32, 33, 34, फिर उसके बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है, 41, 42, 43, 44 और 45, 46, 47, 48 और 49, लास्ट वन 50। ये इतना गिवन है, ठीक है। उसने कहा कि जो कार्ड हैं डिब्बे के अंदर उनमें ये नंबर लिखे हुए हैं। अब आपसे ये बताना है कि जो बॉक्स से एक कार्ड निकाला जाएगा उसमें जो नंबर लिख के आएगा, जो नंबर लिखा होगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 3 आ जाए, 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 4 आ जाए, हाँ 4 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, ये हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो उसके बाद 9 देखो, हाँ 9 भी आ सकता है क्योंकि 3 का स्क्वायर है। इसके बाद देखो 16 आ सकता है, हाँ ये 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर हमको चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो जो कलर हम यूज करेंगे उसमें देखना, एक तो हमारा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्किल जो लगा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का है। इसके बाद 16 भी हो सकता है जो नंबर हमारे पास गिवन है, हाँ ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है, सॉरी 25, 25 भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी सही बात है। इसके अलावा 36 हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा 49 हो सकता है। अब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है इनके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर हो। देख लो कहीं पर भी मिला लो, अगर मिल जाए तो कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। यानी ये 5 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और कोई हो सकता है? एक बार देख लो, हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता। 29, 32, ठीक है। इसके अलावा मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये तो हमारे पास आ गए 5 जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। अब इनको काउंट कर लो, ये कितने नंबर हैं टोटल। 6 से स्टार्ट हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 26 का 27, फिर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसके बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये तो गलत गिर गया, फिर से कर लेते हैं हिंदी में, लगाते जाने नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। टोटल कितने आएंगे? 45 नंबर। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 45। और पूर्ण संख्याएं हैं, यानी जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के कितने आए हमारे पास? यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कितने आए हैं? 5 आए हैं। इसको देखें, 5 ही तो होंगे और तो कोई हो नहीं सकता। एक बार और मिला लेते हैं, ये हमारा 9 हो जाएगा एक, इसके बाद 16 हो जाएगा, इसके बाद 25 हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। इसके अलावा कोई हो सकता है? इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। 36 हो सकता है, ये हो गया, फिर ये हो सकता है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है कि 5/45 आना चाहिए। 5/45 का मतलब इसको 5 से काट दो, कितना आ जाएगा? 1/9 आनी चाहिए। यानी जो प्रोबेबिलिटी हमारे क्या है? 1/9। ऑप्शन हमारा बी आएगा, ठीक है। तो इसको हमने इतना क्लियरली बता दिया आपको क्या हुआ है, तो ऑप्शन बी। अब इसमें देख लो, 2 फ्रेंड वेयर बॉर्न इन द ईयर 2000, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। देखो बात आती है किसकी? 2000 की। तो 2000 जो हमारा क्या है? 2000 मेरा लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। कितने? 360। तो 360 होते हैं तो 2 लोग हैं। पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है? 360 दिन में से कोई एक आ सकता है।
दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 360 दिन में कोई एक दिन हो सकता है सेम, दोनों में मतलब कोई एक दिन सेम हो जा सकता है। यानी टोटल सैंपल स्पेस जो आएंगे, टोटल सैंपल स्पेस वो कितने आ जाएंगे, 360 इंटू 360, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम होने की, ये अगर ये सेम आएगा तभी जब एक दिन सेम हो, तो इसके लिए क्या होगा, 360 या 366 इंटू 366 इंटू 366, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये टोटल है। यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/366, तो ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें हमसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो होती है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हो, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब ये देखो, ये 57 है और ये कितनी है, 75 है, तो कौन सी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, 75 वाली सबसे ज़्यादा, यही है ना। मॉडल क्लास हमेशा वही होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 75 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ज़्यादा है, तो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, 40 से 50, तो ऑप्शन डी 40 से 50 हो जाएगी। अब ये देख लो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन हमारे पास ऊपर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए कहता है कि दो असर्शन यानी ए, रीजन यानी आर, ये दोनों ट्रू हैं और ये एक दूसरे की सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यानी जो रीजन है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा ऑप्शन बी है, बी ये कह रहा है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है कि असर्शन जो तो सही है लेकिन रीजन गलत है, और डी पार्ट ये कह रहा है कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन 19 और 20 इसी के बिहाफ पे आंसर देना है, ए बी सी डी वाला। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, एरिया ऑफ अ canvas cloth required to just cover a heap of rice in the form of cone, diameter 14 centimeter and height 24 centimeter। तो इसका जो एरिया है कितना है, 175 स्क्वायर मीटर है। देखो, ये तो हमें पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं गलत, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसका, कोन का, वो कितना होता है, पाई आर एल, यानी ये तो सही है। ठीक है, अगर ये भी सही आ जाता है तो ये दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो ये तो सही है कि पाई आर एल एरिया होता है किसका, कोन का। तो बस हमें अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ शेप बन रहा है। ठीक है, ये कोन हो गए, इसकी जो रेडियस है कितना है, रेडियस कितनी है, 14 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, क्या है, रेडियस नहीं डायमीटर है। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ये 14 हो जाएगी, 14 का आधा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी हाइट बताई गई है कितना, ये कैनवास जो है, ये कोन है, इसकी हाइट बताई गई है, ये कितनी है, 24 है। ठीक है, अब हमें क्या है, इसका निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, कोन का पाई आर एल। तो इसके लिए हमें ये लेंथ चाहिए एल, और ये कितना है, ये 90 डिग्री पे मिलती है एक दूसरे से, याद रखना। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को लगा के यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। यहाँ एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर एच स्क्वायर प्लस ये रेडियस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर, और ये आर कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का 49, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 625। तो यहाँ से अंडर रूट की बाहर निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा, यानी ये जो लेंथ हमारी आ जाएगी एल कितनी आ जाएगी, 25। अब 25 आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है, एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, पाई बाहर रखो, आर की जगह 7, एल की जगह 25, जब दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 175 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है, ये भी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन ने सही एक्सप्लेनेशन भी किया है, क्योंकि यही तो हमारे पास एरिया होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें, तो लिख देंगे ऑप्शन ए पहले नंबर का। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरे में क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी पहले 15 टर्म का जो सम है, पहले 15 टर्म का जो सम है वो क्या है, 0 है। इसके बाद हमारे पास जो
रीजन है वो क्या करे, सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो ये फार्मूला होता है। देखो ये बात तो सही है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद इसको चेक करो क्या ये सही है। तो ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। तो पहले क्या बोला है, द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी क्या है, जीरो है। यहाँ पर एन है, वहाँ पर क्या रखना है, 15 रखना है, और एस एन की जगह जीरो रखना है। तो एन की जगह कितना रखना है, 15 रखना है। जो सम आएगा वो जीरो आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एन, ठीक। जैसे इसमें दिया, पहले ए और उसको निकाल लो। पहले ए निकालोगे, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 21, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। डी कितना आएगा, डी जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका सम निकालो, इसका सम निकालो एस एन। ये जो फार्मूला दिया है, यहाँ पर हम ये नहीं लगाएंगे एन क्या है, एन अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सम जो है वो हम जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एन बाई टू, ए की कितना रखोगे 21 प्लस एन हमको नहीं पता अभी क्या है, इसको निकाल के देखते हैं क्या 15 आता है, अगर आता है तो ठीक है। डी कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और इसके बाद इसको जीरो कर दो, ठीक है। तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा पहले ही, बचा ये, इसमें क्या है 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n प्लस का 3 बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3n, ठीक है। 3n आया, यहाँ पे 24 हो गया, ये 24 हो गया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 8। तो इसने तो बोला है कि पहले 15 टर्म का जो सम है वो जीरो है, पहले 15 टर्म का इसने बोला है कि फर्स्ट 15 टर्म इज जीरो, लेकिन यहाँ पर तो n बराबर कितना आया, 8 आया, यानी पहले 8 टर्म का ही जो वो है हमारे पास सम, वो जीरो है। तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। तब ये गलत हो गया तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ है कि एसर्शन गलत है और रीजन सही है, तो ऑप्शन डी। समझ गए, इसको चेक करना था। अगर ये सही निकल आता तब भी इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं माना जाता, क्योंकि अगर इसने बोला होता कि जो हमारे पास 15 टर्म का फार्मूला होता है वो ये होता है, तब मान लिया जाता, ठीक है। एन टर्म का फार्मूला सही है, 15 टर्म का देता तब भी, पहले तो हमारा यही गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना। सेक्शन बी अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।